आधुनिक इतिहास में विभिन्न वाणिज्य कंपनियों का आगमन होता है, जैसे कि यूरोपीय आते हैं। जैसे कि ऐसी कौन सी घटनाएं घटी कि भारत में विभिन्न यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ था? क्यों आए थे? भारत को लूटने के लिए आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे? और कैसे उसने एक व्यापारी से वो एक सम्राट, अपने साम्राज्य को कैसे यहां पे स्थापित कर दिया? कैसे एक व्यापारी एक बनिया के लिए आए थे? ऐसी नहीं कहा जाता है कि इंग्लैंड को बनियों का देश कहा जाता है। ऐसी कौन सी अंतरराष्ट्रीय, कौन सी उस समय घटनाएं घटी जिससे विभिन्न यूरोपीय वाणिज्य कंपनियों का आगमन हुआ और भारत की राजनीतिक स्थिरता और आंतरिक झगड़ों का फायदा उठाकर शक्ति संघर्ष में विजय हुए और अपने राज्य कायम किए और भारत को लगभग 200 वर्षों तक परेशान किया। इसके बाद हम बात करेंगे यूरोपीय कंपनियों का जब आगमन हुआ तो पुर्तगाली कब आए, पुर्तगाली क्यों आए थे, उनकी मंशा क्या थी, लेकिन उसकी छिपा हुआ मंशा क्या था और वास्तविक मंशा क्या था, इसकी हम बात करेंगे। फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेन्स आए, फिर फ्रांसीसी आए। अंग्रेजों ने भारत को सोने के चिड़िया कहे जाने वाले भारत को कैसे कंगाल करके छोड़ दिया था, लेकिन आज वही देश भारत जो है पूरे विश्व में अपनी डंका बजाए हुए है, क्योंकि हमारी नियत में खोट प्राचीन काल से ना ही मध्यकाल में, ना ही आधुनिक काल में और ना आज भी खोट है। जिसको दोस्ती करते हैं बहुत ईमानदारी से करते हैं, शिद्दत के साथ करते हैं ना। आज सोचिए, आज नहीं, हम बहुत पहले से ही वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। जब वैदिक काल पढ़ेंगे उस समय कहा जाता है कि भारत जो है पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम के श्रेणी में मानता था। आज तक मैंने इतिहास उठा के अपने देख लीजिए, क्या इतिहास भारत ने किसी देश पर आक्रमण किया आज तक? भारत को किसने नहीं लूटा? इस सब चर्चाएं करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे जब यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ तो उसी समय विभिन्न क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव होता है, जैसे कि उसी समय बात करेंगे किसका? हैदराबाद की बात करेंगे, मैसूर की बात करेंगे, कर्नाटक की बात करेंगे, कैसे मैसूर युद्ध होता है, विभिन्न क्षेत्रीय संघर्ष होता है। और जैसे कि आपका कर्नाटक युद्ध की बात करेंगे, वहीं पे आपका क्या बात करेंगे? कर्नाटक युद्ध की बात करेंगे, मैसूर युद्ध की बात करेंगे, पंजाब युद्ध की बात करेंगे, मराठा बढ़ाएंगे और इन सब के कैसे एक दूसरे के बीच अंग्रेजों ने लड़वाया और अपने संधि कुछ और करता था। देखिए, अंग्रेजों ने आज इतिहास उठाकर देख लीजिए, उसने वही संधि किया। जब वो हारते थे तो गोड़ हाथ पड़ लेते थे, जी हुजूर माफ कर दीजिएगा, लेकिन जहां वो विजय होते थे उसने भारत के ऊपर क्या करते थे? ऐसी संधि लाते थे जिससे क्या हो, हमारे अधीन हो जाए। उसमें बात करेंगे हम प्लासी का युद्ध की बात करेंगे, कैसे अंग्रेज जो है भारत में प्लासी का युद्ध तो षड्यंत्रों के बदौलत जीता था। कैसे मीर जाफर, घसीटी बेगम, मानिक चंद, अमीन चंद आदि को छल और धोखे से मिलाया था। और उसी समय हम बात करेंगे, उसी समय कैसे उसने प्लासी को युद्ध एक षड्यंत्र के रूप में लड़ा। वहीं देखिएगा प्लासी का युद्ध के बाद 7 साल के अंदर ही वह कैसे बक्सर के युद्ध को लड़ा था। प्लासी का युद्ध जो है धोखे और छल से लड़ा गया युद्ध था, लेकिन वही जो अंग्रेज बक्सर जो लड़ा था, अंग्रेज लड़ा था, वह पूरी शक्ति के साथ लड़ा था। जब प्लासी के युद्ध जब पढ़ेंगे तो वहीं हम बात कर लेंगे, मीर जाफर को बात कर लेंगे कि कैसे मीर जाफर ने अपने शासक सिराजुद्दौला को गलत सूचना देकर उसे भगा दिया था। और जब सिराजुद्दौला जो था वह जब भागकर मुर्शिदाबाद पहुंचता है तो उसी समय मीर जाफर के बेटा मीरन ने एक सेनापति से उसकी हत्या करवा देता है। और उसी समय जब मीर जाफर जब शासक बनता है तो वह जब मुर्शिदाबाद पहुंचता है तो वह सिराजुद्दौला की पत्नी से कहता है कि हमसे निकाह करो। तो उसकी पत्नी कहती है, सिराजुद्दौला की पत्नी कहती है कि हम हाथी की सवारी करने के बाद मुझे गधे की सवारी करना पसंद नहीं है। इस बात से मीर जाफर जो है वह काफी आहत होता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने कहा, सिराजुद्दौला की पत्नी ने कहा था कि मुझे हाथी की सवारी करने के बाद मुझे गधे की सवारी करना पसंद है ही नहीं। इसके बाद जब प्लासी की युद्ध, बक्सर की युद्ध बात करेंगे तो कैसे अंग्रेज जो थे
वो भारत में दीवानी अधिकार प्राप्त करते हैं, बंगाल को लूट लूट कर बर्बाद कर दिया। द्वैत शासन वहीं पढ़ लेंगे, लेकिन क्योंकि आपके सिलेबस में द्वैत शासन नहीं दिया हुआ है, लेकिन जब बक्सर के युद्ध पढ़ेंगे, जब इलाहाबाद की संधि जब करवाएंगे, क्योंकि इलाहाबाद संधि दो हुआ था, क्योंकि मीर कासिम तो भाग के कहां गया था, वह दिल्ली भाग गया था, लेकिन कौन, सुजाउद्दौला, तो सुजाउद्दौला से होता है और शाह आलम द्वितीय से होता है। उस पर कैसे अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार ले लिया, और जब अंग्रेजों ने बंगाल चाहता तो उसमें दीवानी अधिकार ही क्यों लिया? बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा का केवल दीवानी अधिकारी को लिया, उसने प्रशासनिक अधिकार क्यों नहीं लिया? ऐसे पीछे कौन सी उसमें उसके स्ट्रेटजी काम किया? बहुत उसने, अंग्रेजों ने जो पैर रखता था ना, वो एक एक कदम सोच के रखता था। उसके बाद यहीं पे हम बात करेंगे, विभिन्न गवर्नर जनरल को भी देख लेंगे। तो जब तक विभिन्न गवर्नर को नहीं देंगे, तो क्योंकि आपके प्रश्न पत्र में अगर गवर्नर जनरल को भी देख लेंगे ना, तो साथ में टॉपिक भी क्या होगा, रिवीजन होता चला जाएगा। उसके बाद हम पूछेंगे 1857 के क्रांति, कि 1857 की क्रांति के पीछे हालांकि क्या सैनिक कारण था कि राजनीतिक कारण था, धार्मिक कारण था? 1857 की क्रांति में अगर पूरे भारतीयों ने अगर जोर तोड़ से नहीं, अगर एक हाथ से भी पूरी भारतीयों ने साथ दे दिया होता, तो उस अंग्रेज को, उस नालायक अंग्रेज को, जिसने आया था व्यापार करने के लिए और उसने हमें को ऊपर राज किया, उसी को मैंने सनद दिया कि आओ हमारे यहां व्यापार करो, लेकिन उसने अपनी नहीं कहा, कहावत कहा गया है कि जिसको बैठने की जगह दे दिया जाए, उसने पांव फैलाने की, क्या होगा, जिसको पांव फैलाने की जगह दे दिया जाए तो वह पूरी सोने की जगह मांगता है। उस समय अगर भारतीयों ने अगर थोड़ी सी एकता का परिचय दे दिया होता, तो इस अंग्रेज थे जो बनिया थे, इसको मार मार के उसी समय भगा दिए होते, और हमारा भारत जो था वह सोने की चिड़िया कहे जाने इस भारत को इतनी बर्बाद, इतनी दयनीय स्थिति नहीं होती। उसने भारत की इतनी दयनीय स्थिति कर दिया था कि जब आप राजनीतिक जीवन में उसे पढ़ेंगे, इसके साथ ही जब उस समय के समाज पढ़ेंगे, उस समय की अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे, तो भारत की अर्थव्यवस्था को एकदम चौपट कर दिया था। जब इस व्यवस्था को अगर सही से पढ़ेंगे उस समय अंग्रेजों की, तो आपकी विभिन्न बुरा नीतियां, जैसे कि अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त, जिस समय देखेंगे कि बंगाल में आपका 1770 ईस्वी में भीष्म अकाल पड़ता है, उसी समय अंग्रेजों ने कोई लगान माफ नहीं करता है, और उसी समय आपका दिल्ली दरबार का आयोजन करता है। हम लोग यहां भूख से त्राही त्राहिमाम कर रहे थे, लगभग कई लाख जनसंख्या की मृत्यु हो चुकी थी, लोग मारे गए थे अकाल से। कैसे उसने भारत के हस्तशिल्प उद्योग को पतन कर दिया था, कैसे उसने समाज को पतन कर दिया था, इस पूरी चर्चा को बात करेंगे। इसी से आप पढ़ लेंगे अंग्रेजों की बुरा स्थिति क्या थी, उसने शिक्षा, क्योंकि अंग्रेज कभी नहीं चाहते थे कि भारत में शिक्षा का विकास हो, क्योंकि उनको पता था कि भारत में अगर शिक्षा का विकास हो जाएगा तो हम लोग जो को बोरिया बिस्तर बांध के यहां से भागना पड़ेगा। उसने शिक्षा को अपनी सुविधा के लिए भारत में शिक्षा का विकास किया। उसने कभी अंग्रेजों ने कभी भारतीयों को भलाई के लिए कोई काम नहीं किया, क्योंकि देखिए जब अंग्रेज जब आए तो लोग कंपनी चलाने के लिए जूनियर मर्चेंट, सीनियर मर्चेंट, टाइपराइटर आदि की जानकारी आदि की आवश्यकता होती थी। तो वह चाहते थे कि भारतीयों को जो है उतनी शिक्षा दिया जाए जिससे मेरी काम चल जाए। उसमें हम बात करेंगे कि भारत का न्याय एक काम काज के लिए, जैसे कि प्राचीन राजा पढ़ेंगे तो उसमें पढ़े जाएंगे कि एक ब्राह्मण को कम दंड दिया जाता था, क्षत्रियों को उससे ज्यादा दिया जाता था, वैश्य को उससे ज्यादा दिया था, और शूद्र को सबसे ज्यादा दिया था। अंग्रेजों के मामले में था कि भारतीयों के साथ थोड़ी सी गलती होने के बावजूद इन्हें फांसी की सजा और इनको लटका दिया जाता था, लेकिन वहीं पे अंग्रेज बड़ी से बड़ी गलती करते थे तो उनको माफी दे दी जाती थी। उसके बाद उससे बात करेंगे कि न्याय में तो समानता था, लेकिन जब अंग्रेजों ने न्याय प्रणाली का जब नींव रखी तो उसको तुलना हम आप अगर प्राचीन काल और मध्यकाल से भी तुलना कर देंगे कि अंग्रेजों की न्याय प्रणाली के समय प्राचीन काल में न्याय प्रणाली कैसे थी और मध्यकाल में न्याय प्रणाली कैसे थी, और आधुनिक काल में अंग्रेजों ने न्याय प्रणाली कैसे विकसित की, और आज की न्याय प्रणाली क्या है, ताकि आपको प्राचीन काल की, मध्यकालीन काल की और आधुनिक काल की जब न्याय व्यवस्था पढ़ लेंगे तो आपके मन में डाउट होगा कि आज की जो 2025 की जो भारत है, इस भारत में न्याय की व्यवस्था कैसे है, इसको यही हम आपको तुलनात्मक दे देंगे, ताकि आपको क्या हो, सिलेबस के अलावा
आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी क्या हो जाएगा, आपके लिए लाभदायक होगा। जब उसके बाद हम बात करेंगे 88वें राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद